एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो टाइम के साथ प्रूवन है, एक फॉर्मूला जो वॉरेन बफे का फेवरेट है, और एक बुक जो हर सीरियस इन्वेस्टर को लाइफ में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बुक में सबसे इंपॉर्टेंट लेसन क्या है जो आज भी 90% लोग इग्नोर करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट क्रैश के टाइम कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं जबकि बाकी लोग सब कुछ खो देते हैं? आज के इस ऑडियो बुक में हम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम की वो सारी स्ट्रैटेजीज अनलॉक करेंगे जो आपको स्पेकुलेशन से बचाएंगी और एक डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनाएंगी। लेकिन रुक जाइए, इसमें सिर्फ स्टॉक टिप्स नहीं बल्कि एक माइंडसेट छुपा है जो आपके इन्वेस्टिंग के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। पर इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, प्लीज लाइक बटन पर टैप करें। यह आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे यह वीडियो उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है जिन्हें शायद आज इसकी सचमुच जरूरत है। आइए मिलकर कुछ अच्छा करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करने पर भी विचार करें। इससे मुझे आप तक इस तरह का और कंटेंट पहुंचाने में वाकई मोटिवेशन मिलती है। नाउ लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड बाय द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। सबसे पहले बेंजामिन ग्राहम एक बुनियादी सवाल उठाते हैं, इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेटिंग में फर्क क्या है? देखो, दोनों वर्ड्स सुनने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन इनका असर आपकी जिंदगी पर बहुत अलग होता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है आप अपने पैसों को ऐसे जगह लगाते हो जहां आपके कैपिटल को सुरक्षा मिलती है, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, और जहां से आपको एक अच्छा कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता है। मतलब लॉन्ग टर्म सोच, सॉलिड कंपनीज और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्पेकुलेशन क्या है? स्पेकुलेशन बेसिकली बेटिंग है। आप किसी स्टॉक को सिर्फ इस उम्मीद में खरीदते हो कि उसका प्राइस बढ़ जाएगा, चाहे कंपनी अच्छा परफॉर्म करे या नहीं। यहां कोई गारंटी नहीं होती, बस होप होती है। ग्राहम कहते हैं स्पेकुलेटिंग गलत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के नाम पर स्पेकुलेशन कर रहे हो तो आप खतरे में हो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है? वो हमेशा कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पर ध्यान देता है, ना कि सिर्फ मार्केट प्राइस पर। वो अपने इमोशन, लालच और डर को कंट्रोल करता है। वो स्टॉक्स को लॉटरी टिकट नहीं मानता, बल्कि ओनरशिप इन अ बिजनेस समझता है। रिटर्न्स की रियलिटी, ग्राहम रियलिस्टिक बनने की सलाह देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग से वो जल्द अमीर बन सकते हैं, पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जानता है कि स्टेडी और डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाती है, ना कि शॉर्टकट्स। चैप्टर 2, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं उस चीज की जो धीरे धीरे आपकी जेब काटती है, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या करता है? इन्फ्लेशन आपके पैसों की परचेसिंग पावर को साइलेंटली खा जाता है। आज जो चीज 100 रुपए में मिल रही है, कुछ सालों बाद वही चीज 150 रुपए या 200 रुपए में बिकेगी। मतलब अगर आपने 100 रुपए को कहीं इन्वेस्ट नहीं किया तो कुछ सालों बाद वो 100 रुपए बस नाम का रहेगा, असली वैल्यू घट जाएगी। ग्राहम कहते हैं इन्फ्लेशन एक इनविजिबल टैक्स है जो हर सिटीजन साइलेंटली भर रहा है। क्या फिक्स्ड इनकम सेफ है? नहीं। फिक्स्ड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स या कोई भी इनकम जो फिक्स रहती है वो इन्फ्लेशन से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है, क्योंकि आपका रिटर्न तो फिक्स्ड है लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। उदाहरण के लिए, अगर आपको 6% का फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन 60% है, तो असल में आप हर साल 1% की रियल लॉस में हो। क्या स्टॉक्स इन्फ्लेशन हेज हैं? ग्राहम मानते हैं कि स्टॉक्स एक हद तक इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि कंपनीज अपनी प्राइसेस बढ़ा सकती हैं जिससे उनके अर्निंग्स भी बढ़ते हैं। लेकिन कॉशन ये है, हर स्टॉक इन्फ्लेशन हेज नहीं होता। सिर्फ सॉलिड कंपनीज जिनके पास प्राइसिंग पावर हो वही आपको सेफ गार्ड दे सकती है। व्हाट शुड एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर डू? अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पर डिपेंड मत रहो। इक्विटी यानी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करो, लेकिन केयरफुली सिलेक्ट करके। रियल एस्टेट या कमोडिटी जैसे एसेट्स को भी कंसिडर कर सकते हो। ग्राहम गोल्ड के बारे में स्केप्टिकल हैं, बट कॉन्सेप्ट समझने के लिए ठीक है। चैप्टर 3, अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, द लेवल ऑफ स्टॉक प्राइसेस इन अर्ली 1972। बेंजामिन ग्राहम इस चैप्टर में हमें एक बहुत जरूरी चीज सिखाते हैं, इतिहास से सीखना ही समझदारी है।
मार्केट हिस्ट्री क्यों जरूरी है? ग्राहम बताते हैं कि स्टॉक मार्केट हमेशा एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न में नहीं चलता। ये कभी तेजी तो कभी मंदी से गुजरता है। पिछले 100 सालों में मार्केट ने बहुत कुछ देखा। 1929 का भयानक क्रैश, जहां लोग अपनी पूरी जिंदगी की कमाई खो बैठे, फिर आया ग्रेट डिप्रेशन, फिर धीमी रिकवरी, और फिर मार्केट ने एक नई ऊंचाई देखी। अगर आप मार्केट के हिस्ट्री को इग्नोर करोगे तो आप वही गलती बार बार करते रहोगे। 1972 में क्या हो रहा था? जब यह किताब रिवाइज हुई थी, यानी 1970 के दशक की शुरुआत में, तब मार्केट बहुत हाई था। ग्राहम ने साफ कहा, मार्केट ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो चुका है और ऐसे टाइम पर ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस हो सकता है। लेसन्स फॉर मॉडर्न लिसनर्स। मार्केट हमेशा अपवर्ड नहीं जाएगा। बूम के बाद बस्ट आता है और बस्ट के बाद फिर बूम। लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो हिस्ट्री से सीखो, ना कि सिर्फ आज के ट्रेंड को फॉलो करो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करता है? वो मार्केट के पास्ट पैटर्न्स को स्टडी करता है। वो जल्दी में नहीं इन्वेस्ट करता, वो वेट करता है राइट वैल्यूएशन का। वो मार्केट के हर ऊंच नीच को इमोशन फ्री होकर देखता है। चैप्टर 4, जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। अब बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जो मार्केट को रिस्की मानते हैं और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहते, यानी डिफेंसिव इन्वेस्टर्स। डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन होता है? वो लोग जो फुल टाइम मार्केट को फॉलो नहीं कर सकते, जिन्हें ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, जो एक स्टेडी सिंपल स्ट्रैटेजी चाहते हैं। ग्राहम कहते हैं, डिफेंसिव इन्वेस्टिंग बोरिंग हो सकती है, लेकिन बोरिंग इन्वेस्टिंग ही आपको रात को सुकून से सुला सकती है। आइडियल पोर्टफोलियो कैसा हो? डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपने पैसे को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। 50% इन हाई ग्रेड बॉन्ड्स या फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, 50% इन हाई क्वालिटी स्टॉक्स, और फिर हर साल पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए। मतलब अगर स्टॉक्स बढ़ गए और उनका प्रोपोर्शन 60% हो गया तो कुछ बेचो और वापस 50-50 करो। डाउन टर्न से कैसे बचे? कभी भी ऑल इन मत जाओ। डाइवर्सिफाई करो अलग अलग इंडस्ट्रीज और एसेट क्लासेस में। ग्रीड और फियर को कंट्रोल करो, ये दोनों इमोशनल ट्रैप्स हैं। की ट्रेड्स ऑफ अ डिफेंसिव इन्वेस्टर: डिसिप्लिन, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना। पेशेंस, जल्दी पैसे डबल करने की कोशिश मत करो। क्लैरिटी, आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है, इनकम, प्रिजर्वेशन या स्लो ग्रोथ। क्या अवॉइड करना चाहिए? हॉट स्टॉक्स, टिप्स एंड रूमर्स, कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी ताकत है कंसिस्टेंसी और इमोशनल कंट्रोल। चैप्टर 5, द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स। अब तक हम समझ चुके हैं कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर का मेन गोल है पैसा सुरक्षित रखना और थोड़ा बहुत ग्रोथ पाना बिना ज्यादा रिस्क लिए। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्रेहम बताते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को कौन से स्टॉक्स चुनने चाहिए और कैसे। कॉमन स्टॉक्स क्या जरूरी है? ग्रेहम मानते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को कुछ हिस्से अपने पोर्टफोलियो का हाई क्वालिटी स्टॉक्स में जरूर लगाना चाहिए, लेकिन रैंडमली नहीं। उन्हें सिर्फ ऐसे स्टॉक्स चुनने चाहिए जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज के हों, मतलब वो कंपनीज जो सालों से एग्जिस्ट करती हैं, प्रॉफिट दे रही हैं और पब्लिक ट्रस्ट रखती हैं। स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डिफेंसिव इन्वेस्टर: साइज ऑफ द कंपनी। कंपनी बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए, यानी टोटल सेल्स और एसेट्स इतने हो कि कंपनी मजबूत लगे। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन: कंपनी के पास ज्यादा डेट नहीं होना चाहिए। करंट रेशियो और डेट टू इक्विटी रेशियो देखना जरूरी है। अर्निंग स्टेबिलिटी: पिछले 10 सालों में हर साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो, यह बहुत जरूरी है। डिविडेंड रिकॉर्ड: कम से कम 20 सालों से कंपनी डिविडेंड देती आ रही हो। इसका मतलब है कंपनी कंसिस्टेंट है और इन्वेस्टर फ्रेंडली भी। मॉडरेट प्राइस टू अर्निंग्स पीई रेशियो: पीई बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेहम सजेस्ट करते हैं कि एवरेज पीई रेशियो 15 से ज्यादा नहीं हो। मॉडरेट प्राइस टू बुक पीबी रेशियो: पीबी भी बहुत हाई नहीं होना चाहिए, आइडियली 1.5 से कम। डिफेंसिव इन्वेस्टर को क्या अवॉइड करना चाहिए? स्मॉल कैप्स या पेनी स्टॉक्स, फास्ट ग्रोइंग टेक कंपनीज जिन्हें समझना मुश्किल हो, किसी इन्फ्लुएंसर या न्यूज के कहने पर बाय करना। ओवर डाइवर्सिफिकेशन:
ट्विंस 3 स्टॉक्स काफी हैं। ग्रैहम कहते हैं, द बेस्ट वे टू मिनिमाइज रिस्क इज नॉट टू अवॉइड स्टॉक्स बट टू चूज दम वाइजली। चैप्टर 6, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। अब आते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स की कैटेगरी पर, यानी वो लोग जो थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाने को तैयार हैं, थोड़ा ज्यादा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन सोच समझकर। इस चैप्टर में ग्रैहम पहले क्या नहीं करना चाहिए ये बताते हैं, यानी नेगेटिव अप्रोच। क्या नहीं करना चाहिए? कॉमन मिस्टेक्स ऑफ एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स। लो ग्रेड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। बहुत से लोग हाई इंटरेस्ट रेट्स देखकर जंक बॉन्ड्स में पैसे लगा देते हैं। ग्रैहम कहते हैं, यह शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म पेन। ओवरहाइप्ड आईपीओज में पैसा लगाना। आईपीओज यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स अक्सर हाइप से भरे होते हैं, लेकिन ग्रैहम मानते हैं आईपीओ मतलब इट्स प्रॉबेबली ओवरप्राइस्ड। हॉट टिप्स और न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग। कोई दोस्त कहे यह स्टॉक 2 गुना होने वाला है, यह सुनते ही इन्वेस्ट मत करो। मार्केट रूमर से दूर रहना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का मतलब गैम्बलर नहीं होता। ग्रैहम साफ कहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना चाहते हो तो कसिनो जाइए। मार्केट में पेशेंस जरूरी है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को क्या अवॉइड करना चाहिए? डेली ट्रेडिंग, सिर्फ टेक्निकल चार्ट्स पर भरोसा करना, बोरोड मनी से इन्वेस्ट करना, पीयर प्रेशर या फोमो में इन्वेस्ट करना। कोर मैसेज, ग्रैहम कहते हैं, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर वही बन सकता है जो लॉजिक और डिसिप्लिन के साथ काम करे, ना कि इमोशन या एक्साइटमेंट के साथ। इस चैप्टर में गोल है, पहले ये जानो कि क्या नहीं करना चाहिए, तभी आगे चलकर समझोगे कि सही क्या है। चैप्टर 7, पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, द पॉजिटिव साइड। पिछले चैप्टर में हमने जाना कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को क्या नहीं करना चाहिए। अब ग्रैहम बताते हैं कि सही क्या करना है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स कामचोर नहीं होते, वो मेहनती होते हैं, क्यूरियोसिटी रखते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। पॉजिटिव अप्रोच। क्या करें? अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को पहचानो। ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जिनकी कीमत उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी कम है, मतलब मार्केट उन्हें इग्नोर कर रहा है लेकिन असल में वो स्ट्रांग है। स्पेशल सिचुएशंस, मर्जर्स, एक्विजिशंस, स्पिन ऑफ्स या रिस्ट्रक्चरिंग वाले स्टॉक्स को स्टडी करना। ऐसे मौके शॉर्ट टर्म में अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं अगर एनालिसिस सही हो। नेट स्टॉक्स, ग्रैहम की क्लासिक स्ट्रैटेजी। स्टॉक्स जिनकी मार्केट वैल्यू उनके नेट करंट एसेट्स से भी कम है, यानी अगर कंपनी बंद भी हो जाए तो भी इन्वेस्टर को फायदा मिल सकता है। लो पीई रेशियो स्टॉक्स, कम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो वाले स्टॉक्स को कंसिडर करना, लेकिन ये इंश्योर करें कि अर्निंग्स स्टेबल हों। निग्लेक्टेड कंपनीज, ऐसी कंपनीज जो मीडिया में नहीं हैं, एनालिस्ट कवर नहीं करते, लेकिन फाइनेंशियली साउंड हैं। ग्रैहम कहते हैं, जो क्राउड देख रही है उससे अलग देखो। कीज टू सक्सेस फॉर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, हार्ड वर्क, पेशेंस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, डीप रिसर्च। Success doesn't come from doing more things, but from doing the right things deeply and carefully. Chapter 8, The Investor and Market Fluctuations. अब बात करते हैं ग्रैहम की सबसे ज्यादा क्वोटेड फिलॉसफी की। मार्केट आपके मूड के हिसाब से नहीं चलता, आपको मार्केट के मूड को समझना आना चाहिए। मिस्टर मार्केट, एक ब्रिलियंट मेटाफोर। ग्रैहम कहते हैं, सोचो कि आप किसी पार्टनर के साथ एक बिजनेस चलाते हो, उसका नाम है मिस्टर मार्केट। हर दिन वो आपके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारा बिजनेस हिस्सा खरीदना या बेचना चाहता हूं, ये रहा मेरा प्राइस। कभी वो बहुत एक्साइटेड होता है, प्राइस स्काई हाई। कभी डिप्रेस्ड होता है, प्राइस डर्ट चीप। अब चॉइस आपकी है, आप उस मूडी पार्टनर की बातों में आकर रिएक्ट करोगे या उसे इग्नोर करोगे और मौके का फायदा उठाओगे। स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे रिएक्ट करता है? जब मार्केट ओवरप्राइस्ड होता है वो सेल करता है या वेट करता है। जब मार्केट पैनिक में होता है वो क्वालिटी स्टॉक्स को बार्गेन में खरीदता है। वो कभी भी फियर या ग्रीड में बहकर डिसीजन नहीं लेता। वॉलेटिलिटी इज अपॉर्चुनिटी, नॉट रिस्क। ग्रैहम मानते हैं कि मार्केट फ्लक्चुएशंस खतरा नहीं है, बल्कि वो तो एक चांस है सस्ते में क्वालिटी खरीदने का। मार्केट हमेशा इरैशनल रहेगा, पर आप रैशनल रहो तो आप आगे निकल सकते हो। इमोशनल डिसिप्लिन इज द की।
ग्रैहम बार बार एम्फसाइज करते हैं, अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकते हैं तो मार्केट फ्लक्चुएशंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। चैप्टर 9, इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्रेहम बात करते हैं उन इन्वेस्टर्स की जो खुद रिसर्च करने का टाइम या इंटरेस्ट नहीं रखते। तो उनके लिए एक आसान ऑप्शन क्या है? इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड्स एक तरह का पूल होता है जहां कई लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसे से स्टॉक्स या बॉन्ड्स खरीदता है। ग्रेहम कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स अच्छा तरीका हो सकता है इन्वेस्ट करने का, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट करना गलती होगी। प्रोज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। डाइवर्सिफिकेशन। आपका पैसा कई स्टॉक्स में फैला होता है, रिस्क कम होता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट। एक एक्सपर्ट आपके पैसे को मैनेज करता है। ईज ऑफ एक्सेस। छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। बट कॉशन, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाई फीस और चार्जेस। फंड मैनेजर की सैलरी, ब्रोकरेज, एडमिन कॉस्ट, ये सब आपके रिटर्न को काटते हैं। अंडर परफॉर्मेंस। ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स मार्केट इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म नहीं करते। मतलब आप पैसे दे रहे हो लेकिन रिजल्ट इंडेक्स फंड से भी कम आ रहा है। मार्केटिंग ट्रैप। कुछ फंड्स सिर्फ एडवर्टाइजिंग से बिकते हैं, अंदर का परफॉर्मेंस वीक होता है। ग्रेहम की एडवाइस, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स बेहतर है। ये पैसिव होते हैं, फीस कम होती है और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न देते हैं। फंड चूज करते समय उसकी पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो और मैनेजर की क्रेडिबिलिटी जरूर चेक करो। मल्टीपल फंड्स में जरूरत से ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन मत करो। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से रिटर्न घट सकता है। म्यूचुअल फंड्स एक टूल है, सही यूज किया जाए तो मददगार, वरना ये भी ट्रैप बन सकते हैं। चैप्टर 10, द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर्स। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर, क्या आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूरत है? और अगर हां, तो किस टाइप के एडवाइजर को चूज करना चाहिए? फाइनेंशियल एडवाइजर, मदद या धोखा? ग्रेहम ये मानते हैं कि हर इन्वेस्टर एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए एडवाइजर यूजफुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब वो ट्रस्टवर्दी और केपेबल हो। एक अच्छा एडवाइजर कौन होता है? ऑब्जेक्टिव एडवाइस देता है। एडवाइजर आपका फायदा देखता है, न कि कमीशन। आपके गोल समझता है। एडवाइजर को पता होना चाहिए कि आप सेफ इनकम चाहते हो या एग्रेसिव ग्रोथ। सिंपल, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बात करता है। अगर कोई एडवाइजर आपको घुमा फिरा कर कंफ्यूज करता है तो सतर्क हो जाओ। एडवाइजर से जुड़े कॉमन मिस्टेक्स, सिर्फ इसलिए किसी को फॉलो करना क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर फ्लैशी वीडियो डाली। एडवाइजर कमीशन बेस्ड हो और वो आपको हाई फी प्रोडक्ट्स बेच रहा हो। बिना समझे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस दूसरों के कहने पर लेना। एन एडवाइजर शुड बी योर पार्टनर, नॉट योर पायलट। यू स्टिल नीड टू नो वेयर यू आर गोइंग। ग्रेहम की एडवाइस। एडवाइजर से सीखो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अगर खुद से डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो तो ट्रस्टेड फी ओनली प्लानर को कंसिडर करो। फाइनेंशियल लिटरेसी खुद भी डेवलप करते रहो। चैप्टर 11, सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द ले इन्वेस्टर, जनरल अप्रोच। अब बेंजामिन ग्रेहम हमें सिखाते हैं कि अगर आप एक आम इंसान हो यानी फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं हो, तो भी आप एक सॉलिड तरीका अपनाकर किसी भी स्टॉक की बेसिक एनालिसिस खुद कर सकते हो। सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है जिससे आप ये जानने की कोशिश करते हो कि कोई स्टॉक या बॉन्ड सच में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। मतलब कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, अर्निंग पावर और फ्यूचर पोटेंशियल। ग्रेहम कहते हैं, सिक्योरिटी एनालिसिस कोई कॉम्प्लेक्स मैजिक ट्रिक नहीं है, ये कॉमन सेंस और डिसिप्लिन का खेल है। 3. की पिलर्स ऑफ एनालिसिस। अर्निंग्स। कंपनी पिछले कई सालों से प्रॉफिट में है या नहीं? प्रॉफिट स्टेबल है या हर साल ड्रेस्टिकली बदलता है? फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, कर्ज कितना है, करंट रेशियो, डेट टू इक्विटी जैसे बेसिक नंबर्स चेक करो। डिविडेंड रिकॉर्ड। क्या कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है? एक स्टेडी डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सिंप्लीफाइड चेकलिस्ट। पिछले 10 साल में अर्निंग्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंपनी के पास कम से कम उतने ही एसेट्स होने चाहिए जितना उसका टोटल डेट है।
प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो रीजनेबल हो, मतलब ओवर हाइप्ड ना हो। कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस समझ आने वाला हो, ओवर कॉम्प्लेक्स बिजनेस अवॉइड करो। क्या अवॉइड करना चाहिए? सिर्फ टिप्स के आधार पर स्टॉक लेना, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्राइस ट्रेंड्स पर ट्रस्ट करना, ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना जो आप समझ नहीं सकते। ग्रैम का सिंपल फॉर्मूला, नो व्हाट यू ओन एंड व्हाई यू ओन इट। चैप्टर 12, थिंग्स टू कंसिडर अबाउट पर शेयर अर्निंग्स। अब बात करते हैं एक ऐसे मैट्रिक की जिसे हर बिगिनर फॉलो करता है, अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस, यानी पर शेयर प्रॉफिट। लेकिन ग्रैहम वॉर्न करते हैं, हर शाइनी चीज सोना नहीं होती और हर हाई ईपीएस वाली कंपनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस ओन्स नेट प्रॉफिट टोटल शेयर्स, मतलब कंपनी ने जो पैसा कमाया उसे हर शेयर पर डिवाइड किया गया। हायर ईपीएस जनरली अच्छा माना जाता है, लेकिन ग्रैम बताते हैं कि ईपीएस कई बार मिसलीडिंग भी हो सकता है। ईपीएस से जुड़ी प्रॉब्लम्स, अकाउंटिंग ट्रिक्स, कंपनी अर्निंग्स को मैनिपुलेट कर सकती है, जैसे एक्सपेंसेस को डिले करना या इनकम को अर्ली शो करना। वन टाइम गेन्स या लॉसेस, कई बार किसी प्रॉपर्टी बेचने या कोई लॉसूट जीतने से कंपनी को एक बार का बड़ा फायदा होता है, जिससे ईपीएस हाई दिखता है पर सस्टेनेबल नहीं होता। शेयर बायबैक्स, जब कंपनी अपने शेयर्स खरीदती है तो ईपीएस आर्टिफिशियली बढ़ जाता है क्योंकि डिनोमिनेटर घट जाता है, भले ही प्रॉफिट सेम हो। ग्रेहम का तरीका, ईपीएस को अकेले मत देखो, हमेशा देखो कि ये अर्निंग कितनी स्टेबल और रिपीटेबल है। ईपीएस को कंपेयर करो पिछले 5-10 सालों से, क्या ग्रोथ स्टेडी है? ईपीएस को कंपनी के सेल्स, कैश फ्लो और डिविडेंड हिस्ट्री से भी मैच करके देखो। रियल वर्ल्ड एडवाइस, हाई ईपीएस का मतलब ये नहीं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, लो ईपीएस का मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है। ट्रू एनालिसिस तब होती है जब आप नंबर्स के पीछे की कहानी को भी समझते हो। चैप्टर 13, अ कंपैरिजन ऑफ 4 लिस्टेड कंपनीज। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्रेहम हमें 4 अलग अलग कंपनीज के एग्जाम्पल देकर सिखाते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल नंबर्स ही सब कुछ नहीं होते। इन्वेस्टर को नंबर्स के पीछे की कहानी को भी समझना जरूरी है। रियल एग्जाम्पल्स, क्यों? ग्रेहम कहते हैं, बुक्स में थ्योरी समझना एक बात है, लेकिन रियल कंपनीज को देखकर सीखना असली लर्निंग है। 4 कंपनीज का कंपैरिजन किया गया, नेम्स को जनरलाइज करते हुए समझाते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका पास्ट रिकॉर्ड शानदार था, लेकिन उसने रिसेंट ईयर्स में अर्निंग्स लूज कर दी। एक दूसरी कंपनी जिसका पास्ट स्टेबल था और अब वो ग्रोथ दिखा रही थी। तीसरी कंपनी जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी पर उसमें स्पेक्युलेटिव रिस्क था। चौथी कंपनी जो एवरेज परफॉर्मेंस दे रही थी लेकिन मार्केट में अंडर वैल्यूड मानी जा रही थी। मेन लर्निंग्स, सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस पर भरोसा मत करो, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी देखो। बहुत हाई ग्रोथ वाली कंपनीज में अक्सर रिस्क छुपा होता है। कभी कभी बोरिंग दिखने वाली कंपनीज ही लॉन्ग टर्म विनर्स होती हैं। मार्केट प्राइस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। ग्रैहम कहते हैं, डोंट बी ब्लाइंडेड बाय द नंबर्स, ऑलवेज आस्क व्हाई दे आर व्हाट दे आर। चैप्टर 14, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। अब इस चैप्टर में ग्रेहम एक रेडी टू यूज चेकलिस्ट देते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करने चाहिए। अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो यह चैप्टर आपके लिए गोल्ड माइन है। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए आइडियल स्टॉक कैरेक्टरिस्टिक्स, लार्ज कंपनी साइज, टोटल सेल्स कम से कम 500 करोड़ रुपए से ऊपर होनी चाहिए, मॉडर्न इक्विवेलेंट। छोटी कंपनीज ज्यादा रिस्की होती हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंडीशन, कंपनी के पास इतना कैश और असेट्स हो कि वो अपने शॉर्ट टर्म डेट्स आराम से चुका सके। अर्निंग्स स्टेबिलिटी, कम से कम पिछले 10 सालों में हर साल प्रॉफिट हुआ हो, कंसिस्टेंट डिविडेंड रिकॉर्ड, लगातार 20 सालों से डिविडेंड दे रही हो। मॉडरेट प्राइस टू अर्निंग्स पीई रेशियो, आइडियली पिछले 3 सालों का एवरेज पीई करंट अर्निंग्स का 15 गुना से ज्यादा नहीं हो। मॉडरेट प्राइस टू बुक रेशियो पीबी, स्टॉक प्राइस कंपनी की बुक वैल्यू के 1.5 गुने से ज्यादा ना हो। ग्रैम का फिल्टर्ड इन्वेस्टिंग अप्रोच, स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स अवॉइड करो, चाहे लोग कुछ भी कहें। ओवरहाइप्ड सेक्टर्स में मत कूदो, टेक हो या फार्मा, सिर्फ नाम देखकर इन्वेस्ट मत करो। हर स्टॉक को एक बिजनेस की तरह देखो। क्या आप पूरी कंपनी खरीदना चाहेंगे अगर आप बिलियनियर होते? पेशेंस इज पावर।
ग्रैम बताते हैं कि अगर आप हर साल सिर्फ 10-15 ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स खरीदते हो और उन्हें होल्ड करते हो तो आप मार्केट से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर सकते हो और रिस्क भी बहुत कम रहेगा। चैप्टर 15 स्टॉक सिलेक्शन फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ग्रैम मानते हैं कि अगर आप थोड़े एक्टिवली पार्टिसिपेट करने को तैयार हो तो आप मार्केट से एवरेज से बेहतर रिटर्न्स कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए चाहिए डिसिप्लिन, लॉजिक और पेशेंस। एंटरप्राइजिंग स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया। ग्रैहम कुछ स्मार्ट तरीके सुझाते हैं जिनसे एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स ढूंढ सकता है। 8 लो पीई स्टॉक्स। ऐसी कंपनीज ढूंढो जिनकी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो इंडस्ट्री एवरेज से कम है। इसका मतलब है कि मार्केट उन्हें कम वैल्यू दे रहा है, लेकिन उनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो सकते हैं। 2 लो प्राइस टू बुक पीबी रेशियो। कंपनी की मार्केट वैल्यू उसकी एसेट्स के मुकाबले कम होनी चाहिए, मतलब अगर आप कंपनी बेच दो तो भी पैसा रिकवर हो जाए। 3 डिविडेंड पेइंग बट अंडर वैल्यूड कंपनीज। ऐसी कंपनीज जो स्टेडिली डिविडेंड देती हैं पर फिर भी मार्केट उन्हें इग्नोर कर रहा है, वो हिडन जेम्स हो सकती हैं। 4 स्पेशल सिचुएशंस। टेम्पोरेरी बैड न्यूज की वजह से स्टॉक गिर गया हो, कोई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा हो, स्पिन ऑफ या मर्जर प्रोसेस में कंपनी अंडरवैल्यूड हो। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को क्या नहीं करना चाहिए? सिर्फ ग्रोथ के पीछे भागना, सिर्फ चार्ट्स देखकर इन्वेस्ट करना, किसी टिप या रूमर के भरोसे पैसा लगाना। ग्रैम कहते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं भूलना चाहिए। यह सबसे बड़ा हथियार है रिस्क से लड़ने का। चैप्टर 16 कन्वर्टिबल इश्यूज एंड वारंट्स। अब बात करते हैं कुछ ऐसे फाइनेंशियल टूल्स की जो कई बार कंफ्यूजिंग लगते हैं, कन्वर्टिबल्स और वारंट्स, लेकिन ग्रैम इन्हें भी सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट आर कन्वर्टिबल इश्यूज? कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज जैसे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स या प्रेफर्ड स्टॉक्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आप फ्यूचर में कंपनी के कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रोज, फिक्स्ड इनकम, इंटरेस्ट या डिविडेंड भी मिलता है और फ्यूचर में अपसाइड पोटेंशियल भी मिल जाता है अगर स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। बट बी केयरफुल, ये सिक्योरिटीज ऑफ्टन कॉम्प्लेक्स टर्म्स के साथ आती हैं, जैसे कब कन्वर्ट होगा, कितने प्राइस पर होगा और क्या कंपनी उस कन्वर्जन को फोर्स कर सकती है। कन्वर्टिबल्स कई बार ऐसे कंपनीज इशू करती हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन परफेक्ट नहीं होती। ये स्वीटनर की तरह यूज होता है। व्हाट आर वारंट्स? वारंट्स बेसिकली एक राइट होता है फ्यूचर में स्टॉक खरीदने का एक फिक्स्ड प्राइस पर। उदाहरण, मान लीजिए आपको वारंट मिला जो कहता है कि आप 100 रुपए पर कंपनी का स्टॉक खरीद सकते हो, भले ही उसका मार्केट प्राइस 150 रुपए हो। रिस्क्स विद वारंट्स। ये स्पेक्युलेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनकी वैल्यू स्टॉक की मूवमेंट पर डिपेंडेंट होती है। वारंट्स की वैल्यू टाइम के साथ खत्म भी हो सकती है, एक्सपायरी होती है। ग्रैम कहते हैं कन्वर्टिबल्स और वारंट्स को तभी कंसिडर करो जब आपको उनके टर्म्स, रिस्क और रिटर्न डायनामिक्स अच्छे से समझ में आए। चैप्टर 17 फॉर एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस हिस्ट्रीज। इस चैप्टर में ग्रैहम 4 ऐसी कंपनीज के बारे में बताते हैं जिन्होंने इन्वेस्टर्स को बहुत वैल्यूएबल लेसन सिखाए, कभी उनकी सफलता से और कभी उनकी गलतियों से। केस स्टडी स्टाइल। क्या मकसद है? ग्रैहम कहते हैं थियरी तब तक अधूरी है जब तक आप उसे असली दुनिया में अप्लाई ना करें। इसलिए वो 4 ऐसी कंपनीज लेते हैं जिनमें कोई ओवर कॉन्फिडेंस में इन्वेस्ट करता है और नुकसान उठाता है, किसी नेग्लेक्टेड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और विनर बन जाता है, अकाउंटिंग गिमिक्स में फंसता है या फिर शॉर्ट टर्म सक्सेस को लॉन्ग टर्म वैल्यू समझ लेता है। की लेसन्स। ओवर कॉन्फिडेंस कैन बी डेंजरस। जब कोई कंपनी लगातार ग्रो करती है तो इन्वेस्टर ब्लाइंड हो जाते हैं, लेकिन बिजनेस में सर्टेनिटी कभी नहीं होती। अंडरवैल्यूड स्टॉक्स ऑफ्टन इग्नोर्ड। बहुत सी सॉलिड कंपनीज लो प्रोफाइल होती हैं पर वही लॉन्ग टर्म में बेस्ट रिटर्न्स देती हैं। बैड अकाउंटिंग। बिग रेड फ्लैग। अगर कंपनी के नंबर साफ नहीं हैं तो उसमें पैसा लगाना खतरे से खाली नहीं। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर गारंटी। सिर्फ हिस्टोरिकल ग्रोथ देखकर इन्वेस्ट करना एक इमोशनल ट्रैप है। A wise investor not only looks at the numbers but at the story behind the numbers. Chapter 18
अ कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज। अब इस चैप्टर में ग्रैहम हमें 8 कंपनीज की पेयर वाइज कंपैरिजन के जरिए ये सिखाते हैं कि कैसे दो दिखने में सिमिलर कंपनीज के अंदर बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। कंपनी पेयर कंपैरिजन मतलब क्या? इमेजिन करो, दो कंपनीज एक ही सेक्टर में हैं, एक जैसी साइज, एक जैसी मार्केट कैप और एक जैसे प्रोडक्ट्स, लेकिन एक स्टॉक ओवर वैल्यूड है और दूसरा अंडर वैल्यूड। ग्रेहम इन कंपैरिजंस के जरिए बताते हैं कि सुपरफिशियल देखने से रियल पिक्चर नहीं बनती। कंपैरिजन पैरामीटर्स, अर्निंग्स कंसिस्टेंसी, डिविडेंड पॉलिसी, फाइनेंशियल हेल्थ वैल्यूएशन रेशियोज, पीई, पीबी, मार्केट सेंटिमेंट और इन्वेस्टर परसेप्शन। की टेक अवेज, फेमस नेम, शीश, अच्छी इन्वेस्टमेंट। नॉट ऑलवेज, कई बार ब्रांडेड कंपनीज ओवर वैल्यूड होती हैं सिर्फ उनके नाम के कारण। बोरिंग बिजनेस, नॉट स्टेबल रिटर्न्स। पेंट्स, पैकेजिंग, सीमेंट जैसी इंडस्ट्रीज अक्सर डल लगती हैं, लेकिन इनमें स्टेबिलिटी और स्टेडी ग्रोथ होती है। ग्रोथ इल्यूजन वर्स वैल्यू रियलिटी। हाई ग्रोथ दिखाने वाली कंपनीज कई बार अनसस्टेनेबल होती हैं, वहीं स्टेडी परफॉर्मर्स ज्यादा भरोसेमंद होती हैं। मार्केट परसेप्शन डेंजरस हो सकती है। जिस स्टॉक की मीडिया में हाइप है वो जरूरी नहीं कि एक्चुअल वैल्यू में हो। ग्रैहम की सलाह, कंपेयर नॉट जस्ट द कंपनीज, कंपेयर योर असम्पशंस टू। चैप्टर 19, शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी। ग्रैहम यहां बात करते हैं दो बहुत अहम बातों की, कंपनी के अंदर की गवर्नेंस, मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी और उसका इन्वेस्टर पर इम्पैक्ट, मैनेजमेंट वर्स ओनरशिप। ग्रैहम समझाते हैं कि कंपनी के मालिक, शेयर होल्डर्स और चलाने वाले, मैनेजमेंट, अलग अलग हो सकते हैं। मैनेजमेंट शुड वर्क फॉर द शेयर होल्डर्स नॉट इंस्टेड ऑफ देम, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट सेल्फिश हो जाती है और डिसीजंस ऐसा लेती है जो इन्वेस्टर्स के लिए नुकसानदायक हों। एग्जाम्पल्स ऑफ बैड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, पैसा अननेसेसरी एक्सपेंशंस में वेस्ट करना, प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स से छिपाना, शेयर बायबैक्स सिर्फ स्टॉक प्राइस बूस्ट करने के लिए करना, हाई एग्जीक्यूटिव सैलरीज लेकिन लो डिविडेंड पे आउट। डिविडेंड पॉलिसी क्या जरूरी है? ग्रैहम कहते हैं कि अगर कोई कंपनी कंसिस्टेंटली अर्निंग्स शो कर रही है तो वो रेगुलर डिविडेंड भी दे। यही एथिकल और फेयर प्रैक्टिस है। लेकिन कुछ कंपनीज प्रॉफिट्स तो कमाती हैं लेकिन डिविडेंड नहीं देती, सिर्फ री इन्वेस्टिंग के नाम पर। ग्रैहम पूछते हैं, अगर कंपनी पैसा अच्छे से यूज नहीं कर पा रही तो उसे शेयर होल्डर्स को वापस क्यों नहीं देना चाहिए? की एडवाइस, शेयर होल्डर्स को विजिलेंट होना चाहिए। एनुअल रिपोर्ट्स और बोर्ड डिसीजंस को मॉनिटर करना चाहिए। अगर मैनेजमेंट सही नहीं है तो स्टॉक से दूर रहो, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो। चैप्टर 20, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बात करते हैं इस पूरी किताब की सबसे इंपॉर्टेंट फिलॉसफी की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी निवेश में सुरक्षा की कुशन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब, जब आप कोई स्टॉक या एसेट खरीदते हो तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस के बीच एक गैप होना चाहिए, और वो गैप होना चाहिए आपकी सुरक्षा का कवच। उदाहरण, अगर किसी कंपनी की रियल वैल्यू 500 रुपए है तो आप उसे 350 रुपए, 400 रुपए पर खरीदते हो, ताकि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आपको नुकसान न हो। Why is it important? मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, बिजनेस फ्यूचर अनसर्टन है, ह्यूमन एरर्स हमेशा पॉसिबल हैं। ग्रैहम कहते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द ओनली वे टू डील विद अनसर्टनिटी एंड सर्वाइव द अननोन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे बनाएं? अंडर वैल्यूड स्टॉक्स खरीदो जो उनकी रियल वैल्यू से कम पर मिल रहे हों। डाइवर्सिफाई करो ताकि एक एसेट फेल भी हो तो ओवरऑल नुकसान न हो। स्पेकुलेशन से दूर रहो क्योंकि वहां सेफ्टी का कोई स्कोप नहीं। लेजेंडरी क्वोट, द फंक्शन ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, इन एसेंस, दैट ऑफ रेंडरिंग अननेसेसरी एंड एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द फ्यूचर। बेंजामिन ग्रैहम। मतलब, अगर आपने सही मार्जिन रखा है तो फ्यूचर में क्या होगा इसकी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन की जरूरत ही नहीं। अब जब आपने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का ये कंप्लीट जर्नी सुना तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं अब इन्वेस्टिंग को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझता हूं, या एक जिम्मेदारी, एक माइंडसेट और एक लाइफ लॉन्ग हैबिट? बेंजामिन ग्रैहम ने इस किताब के जरिए हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग के रूल्स नहीं सिखाए,
उन्होंने सिखाया कैसे खुद को मार्केट के जाल से बचाना है, कैसे नॉइज से दूर रहकर अपने दिमाग को डिसिप्लिन देना है और कैसे खुद की गलतियों से भी सीखते हुए ग्रो करना है। आपने सीखा इन्वेस्टमेंट व स्पेकुलेशन में फर्क क्या है, डिफेंसिव और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स की अलग अलग स्ट्रैटेजीज, मार्केट फ्लक्चुएशंस को डर की नहीं, अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखना, म्यूचुअल फंड्स, एडवाइजर्स और पर शेयर अर्निंग्स को डिकोड करना और सबसे जरूरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना। हर डिसीजन में वॉरेन बफेट, जो दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर माने जाते हैं, वो कहते हैं, दिस इज बाय फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। और अगर आप इस किताब की फिलॉसफी को ध्यान से सुनकर, समझकर अप्लाई करते हैं, तो आप सिर्फ पैसे नहीं बनाएंगे, आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन जाएंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो जरूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं या अपना गेम लेवल अप करना चाहते हैं। और हाँ, याद रखिए, मार्केट बदलता रहेगा, लेकिन डिसिप्लिन, पेशेंस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।